गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्यों का हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं और ये है हमारा पार्ट 2 का वीडियो। तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन करके इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। तो जो लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे, उन्होंने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। किसके स्वागत में? तो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में उन्होंने इस दरबार का जो है वो आयोजन किया। इस दरबार में कुछ घोषणाएं हुई। तो अब हम देखेंगे कि इस दरबार में कौन कौन सी घोषणाएं हुई। तो कौन कौन सी घोषणाएं हुई? एक तो जो है बंगाल विभाजन, उसको रद्द कर दिया गया। यानी जो बंगाल विभाजन का मैटर था पूरा, तो इस दरबार में जो है वो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया और इसमें जो है वो बंगाली जो बंगाली भाषा को बोलते थे, उन लोगों को यानी उन क्षेत्रों को मिला करके एक अलग प्रांत बनाया गया और बिहार एक अलग राज्य बना। तो ये बिहार जो है वो कब एक अलग राज्य बना? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली में जब भव्य दरबार का आयोजन हुआ, उस दरबार में घोषणा हुई और बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें कि उड़ीसा भी शामिल था। यानी जब बिहार अलग राज्य बना तो उसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। तो एक क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन जो था उसको रद्द कर दिया गया, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया और बिहार को एक अलग राज्य बना जिसमें कि उड़ीसा भी शामिल था। और राजधानी जो थी उसको कलकत्ते से दिल्ली में स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है कि जो है दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब बनी? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो रास बिहारी ने। कहाँ पर? दिल्ली में। कब फेंका था? तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जो 13 व्यक्ति थे वो गिरफ्तार कर दिए गए। यानी कि जब उन्होंने बम फेंका तो फलस्वरूप जो है 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उन व्यक्तियों में कौन कौन था? तो उन व्यक्तियों में थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। यानी जो 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए उनमें से कुछ प्रमुख ये सारे लोग थे। तो जो दीनानाथ हैं तो उन्होंने दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए वो। और जो मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास थे, इनको जो है वो फांसी दे दी गई। तो यानी जो दीनानाथ थे वो सरकार के दबाव में आ गए और उन्होंने जो है वो फिर दबाव में जब आए तो फिर वो एक सरकारी गवाह बन गए। तो उनको तो छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी जो थे अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, इनको जो है वो फांसी की सज़ा दे दी गई। तो ये पूरा मतलब हुआ जब उन्होंने बम फेंका। और बम किसने फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने बम फेंका था और 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, जिसमें कि बाद में दीनानाथ जो है वो सरकारी गवाह बन गए और अमीचंद, अवध बिहारी लाल, इन सभी को फांसी दे दी गई। ये था पूरा बम जो उन्होंने फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर। फिर है अरुंडेल कमिटी। अब अरुंडेल कमिटी क्या है? तो लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधार के लिए इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन एटी अरुंडेल के नेतृत्व में किया था। यानी कि जो है इस कमेटी का गठन हुआ तो ये 4 सदस्यीय कमेटी थी और किसके नेतृत्व में? तो एटी अरुंडेल के नेतृत्व में, और इसी कारण इसका नाम है अरुंडेल कमेटी। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की और विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुति की। तो ये थी पूरी अरुंडेल कमेटी जो कि एटी अरुंडेल के नेतृत्व में गठित हुई थी लॉर्ड मिंटो के द्वारा 1906 में राजनीतिक सुधारों के लिए।
फिर 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में। कहाँ पर? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है कि गदर पार्टी के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना इसके पहले अध्यक्ष थे, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे और काशीराम इसके कोषाध्यक्ष थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो कि उर्दू में था। तो जो गदर का पहला अंक प्रकाशित हुआ अखबार का वो किस भाषा में था? तो उर्दू में था। कब प्रकाशित हुआ? तो 1 नवंबर 1913 को। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा, यानी पहला जो इसका अंक था वो उर्दू में छपा था और फिर 9 दिसंबर से जो है ये गुरुमुखी में छपने लगा। यानी 1 नवंबर को ये छपा था उर्दू भाषा में, 1 नवंबर को ये छपा था हमारा उर्दू भाषा में और उसके बाद 9 दिसंबर से ही ये छपने लगा अपनी दूसरी भाषा गुरुमुखी में। किसमें? तो गुरुमुखी में ये छपने लगा। यानी कि 1913 के 1 नवंबर से 9 दिसंबर तक ये उर्दू में मतलब कह सकते हैं एक तरीके से, पर 9 दिसंबर से जो है ये गुरुमुखी भाषा में छपने लगा। तो अगर हम याद रखना चाहें तो सीधी सी बात है कि 1 नवंबर को इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था जिसमें ये उर्दू भाषा में छपा था ये, फिर 9 दिसंबर से जो है ये गुरुमुखी में छपने लगा और इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो इस जो ये अखबार था इसका जो प्रत्येक अंक है उसके पहले पृष्ठ पर क्या छपता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। एक तरीके से कह सकते हैं अपना तकिया कलाम बनाए हुए थे। फिर है कोमागाता मारू, जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी ने किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। कहाँ पहुंचा? हुगली। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। तो जो है इसमें 351 यात्रियों के साथ जा रहे थे हुगली में, ये हुगली पहुंचा था और फिर वहाँ कुछ संघर्ष हुआ और जिसमें कि 18 यात्री मारे गए और 25 यात्री घायल हुए। और ये जो कोमागाता मारू जापानी जहाज़ था इसको किराए पर किसने लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने। फिर है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जिन्होंने प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। तो वो कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, जो कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे और उन्होंने प्रयागराज में जो है वो सेवा समिति की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो सदस्य हैं यही हृदयनाथ कुंजरू, उन्होंने जो है सेवा समिति की स्थापना की थी। ये पॉइंट रिपीट हो गया है तो आप इसको रहने दीजिएगा, इसको कट कर देते हैं, ये नहीं आपको लिखना है, वो पॉइंट रिपीट हो गया है। तो जो हृदयनाथ कुंजरू थे उन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी प्रयागराज में और जो है वो उन्होंने मतलब वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी थे। कौन? हृदयनाथ कुंजरू। और फिर है 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि महात्मा गांधी को जो है वो केसरे हिंद की उपाधि से किसने सम्मानित किया? तो अंग्रेज सरकार ने जो है वो केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। अब बेहद इम्पॉर्टेंट है कि कब सम्मानित किया था? तो 1915 ईस्वी में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, अब ये भी यहाँ से पता चल गया कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो 1916 ईस्वी।
तो इसमें कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था उग्रवादी और उदारवादी, इन दो दलों में जो है वो कांग्रेस बट गई थी, यानी गरम दल और नरम दल। तो जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, तो कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। और इसी जो है अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो इसकी मुस्लिम लीग के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और 1916 में ये हुआ था। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये जिला है या फिर जिन्ना है? मोहम्मद अली जिन्ना होना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये देखिए आगे दिया हुआ है जिन्ना, यहाँ पर हमारा आगे लिखा हुआ भी है जिन्ना। तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना होना चाहिए। ठीक है। तो अब है कि जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति के लिए 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये भी कई बार पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। और इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या? तो इसको स्थापित करने का उद्देश्य था स्वशासन प्राप्ति। इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बप्तिस्ता तथा सचिव थे NC कोलकर। तिलक ने अपने अखबार मराठा अंग्रेजी तथा केसरी मराठी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। तो जब इन्होंने इसकी जो स्थापना करी होम रूल लीग की, तो इसका प्रसार उन्होंने कैसे किया? तो इसका प्रसार उन्होंने किया था, जो उनके जो अखबार थे दो, मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो कि मराठी भाषा में था, उसके माध्यम से उन्होंने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अडयार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तो जो है स्वशासन की प्राप्ति के लिए पूना में जो होम रूल लीग स्थापित हुआ वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और जो मद्रास में अडयार में स्थापित हुआ होम रूल लीग, वो स्थापना करी थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो पुणे में था उसको स्थापित किया था बाल गंगाधर तिलक ने। मतलब आप समझ ही जाएंगे अगर हम इसको लिख लें ऐसे, बाल गंगाधर तिलक ने, आप समझ जाएंगे। तो पुणे का जो होम रूल लीग था उसकी स्थापना किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और जो हमारा मद्रास में यानी अडयार, मद्रास में कहाँ पर? तो अडयार में, वहाँ पर जो स्थापित हुआ होम रूल लीग वो किसने करा था? तो एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। तो ये हमारा ये बताता कि मद्रास का जो है वो एनी बेसेंट ने स्थापित की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। तो जो एनी बेसेंट ने स्थापित किया था होम रूल लीग, उसमें कौन अध्यक्ष बना? जॉर्ज अरुंडेल। और जो बाल गंगाधर तिलक ने बनवाया था उसका जो है वो जोसेफ बप्तिस्ता थे। और जो है यानी यहाँ पर जो है उसके अध्यक्ष थे जोसेफ बप्तिस्ता और सचिव थे NC केलकर। और एनी बेसेंट ने जो स्थापित किया था वहाँ पर सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना और तेज बहादुर सगरू इस लीग से जुड़े हुए थे, यानी ये सब लोग इस लीग के सदस्य थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया था। तो जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने इस होम रूल लीग का प्रसार किसके द्वारा किया था? अपने अखबार जो थे मराठा और केसरी। वैसे ही एनी बेसेंट ने कैसे इसका प्रचार किया? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया था दैनिक पत्र और कॉमनवेल्थ था साप्ताहिक पत्र, इनके द्वारा जो है उन्होंने अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। यानी उन्होंने अपने संगठन के जो सदस्य थे उनको होम रूल लीग जो आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी। ये किस लिए था? तो ये था
स्वशासन प्राप्ति के लिए। तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने जो संगठन था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके सदस्यों को भाग लेने से मना कर दिया। और गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, और इसलिए लोग इन्हें भर्ती करने वालों को